मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक छोटा सा गांव रूपेटा। 1948 में एक बालक का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा की बदौलत वो मुकाम हासिल किया जो औरों के लिए एक मिसाल बन गई। वो शख्स आज दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटका के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान है। 5 दशक से ज्यादा का लंबा राजनीतिक सफर और सफर में कई कीर्तिमान। उन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक इस देश को बनते, बिगड़ते, सजते, संवरते देखा। आज उनकी जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त मैं कर्नाटका के राजभवन में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद गहलोत जी। सर, बहुत बहुत अभिवादन आपका संसद जी। आपका भी अभिवादन करता हूं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप अपने करियर की शुरुआत में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए। करियर के आप दूसरे ऑप्शंस को भी चुन सकते थे, लेकिन आपने राजनीति को चुना। ये बाय चांस था या बाय चॉइस था? राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं जब सन 1960-61 में 6ठी-7वीं पढ़ रहा था, उसके पहले रतलाम जिले के खारवा के हॉस्टल में 4ठी, 5वीं, 6ठी पढ़कर आया था। मेरे पिताजी और माताजी नागदा के बिरला उद्योग में सर्विस में थे और इस कारण से वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए जगह मिली थी। तो मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहता था और पास में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। खेल कूद के प्रति रुचि होने के कारण मैं शाखा पर जाके 2-3 दिन तक लगातार देखता रहा। तो वहाँ के मुख्य शिक्षक उस समय थे गेंदालाल जी। उन्होंने मुझे कहा कि शाखा में आओगे क्या? मैंने कहा ज़रूर आऊँगा और फिर मैंने शाखा में रोज़ जाना आना चालू कर दिया। 4-5 साल तक संघ का दायित्व भी निभाया और बाद में 1965 में 27 मई को मेरी बिरला उद्योग में नौकरी लग गई। फिर मैं भारतीय मजदूर संघ का सदस्य बन गया और भारतीय मजदूर संघ के 2 श्रम संगठनों में मुझे एक में सेक्रेटरी और एक में ट्रेजरर बना दिया गया। समाज हित में और मजदूरों के हित में इन दोनों दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया, जेलों में गए। योग सहयोग 1970 में 21 दिसंबर को मजदूर और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस ने फायरिंग कर दी, 3 मजदूर मर गए, 18-19 लोग घायल हो गए। चूँकि मैं मजदूर हकों के लिए आगेवानी करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं में था, तो मुझे भी जेल में डाल दिया। लगभग 9 महीने न्यायिक हिरासत में रहे, जमानत नहीं हुई। फिर कोर्ट में केस चला, कोर्ट से बरी हो गया, किंतु नौकरी से निकाल दिया गया। इस बीच में वरिष्ठों के संपर्क में आया तो ज्ञान हुआ कि देश की आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय ये सोचा था कि देश आज़ाद होगा, देश में राम राज्य आएगा, देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। और जिस कारण से देश विश्व गुरु कहलाता था, ऐसी अच्छी शिक्षा नीति आएगी। पर मुझे समझ में आया कि आज़ादी के 15-17 साल बीतने के बाद भी तत्कालीन सरकारों ने जैसा योजना बना करके देश के विकास की गति को सही दिशा में ले जाना चाहिए, वैसा महसूस नहीं किया। तो फिर मैंने जनसंघ की सदस्यता भी ग्रहण की। आप विधायक बने, उसके बाद आप लोकसभा सदस्य बने, राज्यसभा सदस्य बने, मंत्री बने। 7 साल तक का महत्वपूर्ण जो है वो कार्यकाल आपने निभाया और अब राज्यपाल के पद पर। समराइज करके मैं ये जो आपकी जर्नी है इसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आज आप कैसा महसूस करते हैं? जब मैं मध्य प्रदेश में मंत्री बन गया
तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि यार अब तो तुम मंत्री बन गए, माता जी की नौकरी तो छुड़वा दो। तो मैंने 2-3 बार प्रयास किया माता जी को कि लोग मुझे कह रहे हैं कि अब आप मंत्री बन गए तो माँ को तो नौकरी करवाना छुड़वाओ। तो कहते थे कि मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना गलत है क्या? तो हमने कहा गलत तो नहीं है, पर हम कमा रहे हैं। बोले तुम भी कमाओ, हम भी कमाएंगे, तुम अपना काम करो, तुम मंत्री हो तो मंत्री का काम करो, हम मजदूर हैं तो हमको कर लेने दो। मैं जिस उद्देश्य को लेकर के सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में भाग लेता रहा, जो जो दायित्व मुझे मिला वो मैंने कर्तव्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति वफादारी से निभाने का काम किया और मैं अपने कामों से संतुष्ट था और आज भी संतुष्ट हूँ। जी सर, विधायक रहते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, जैसा कि आपने बताया भी था। कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, चूँकि वो आपकी शुरुआत थी राजनीतिक करियर की। एक विधायक और उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिलना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको इस तरह का पुरस्कार मिल रहा है, यानी कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया है। मैं जब विधायक था तो हमेशा पूरे समय सदन में रहता था। 3 बार विधायक रहा, 2 अनुपस्थिति थी केवल, और वो भी युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, तो दुर्ग भिलाई का प्रभार था और संगठन के काम से गया था। फिर प्रश्न करने वालों में और डिबेट में भाग लेने वालों में हर समय अग्रणी रहा। और मेरी एक कार्यशैली थी कि कल का एजेंडा आता था तो पूरी तरह से उस एजेंडे को पढ़ता था और एजेंडे में जो जो विषय रहते थे उन विषयों की पूरी विस्तृत जानकारी रख करके सदन में जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि किसी विषय पर किसी दूसरे विधायक को बोलने के लिए नामित किया और वो उस समय वहाँ सदन में उपस्थित नहीं रहा, तो हमारी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थे विक्रम वर्मा जी, और उन्होंने विधानसभा के सचिव को बोल दिया था कि अगर कोई एब्सेंट है और बोलने में असमर्थ है तो इनका नाम पुकारो। क्या बात है सर। जब भी कोई बोलने वाला नहीं उपलब्ध होता था मैं बोलता था, और ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि मुख्यमंत्री भी उलझन में पड़े, वित्त मंत्री भी पड़े और दूसरे मंत्री भी पड़े। और मेरे प्रश्न के कारण और जांच के कारण एक मंत्री के विभाग बदले। और 1-2 प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक प्रश्न ऐसा कि मैंने किया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि थावरचंद जी ये क्वेश्चन आप क्या चाहते हो उसमें? तो मैंने कहा प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। तो बोले आपकी सप्लीमेंट्री क्या होगी? तो मैंने कहा सप्लीमेंट्री तो जब उत्तर आएगा उसमें से कुछ बनेगा तो बताऊंगा, पहले आप अपना उत्तर दे दो फिर मैं सप्लीमेंट्री बता दूंगा। बोले नहीं, हमारा आग्रह है कि आप इस प्रश्न को विड्रॉ कर लो। तो मैंने कहा मैं प्रश्न या तो करता नहीं और करता हूँ तो विड्रॉ नहीं करता। अब ये सब कारण ऐसे बन गए जिसके कारण मेरी पूरे प्रदेश में प्रसिद्धि बढ़ गई, और प्रसिद्धि बढ़ने के कारण ही वो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मुझे मिला 13 मार्च 1996 को। और जब उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुआ तो पॉपुलरिटी और बढ़ गई, तो संगठन वालों ने सोचा कि लोकसभा में भेज दो। तो 2.5 साल इधर तीसरी बार विधायक रहे और फिर सांसद बन गए। तो 96 से लेकर के 2009 तक लगातार लोकसभा सदस्य रहा, और 2012 से 5 जुलाई 2021 तक मंत्री और ये सब रहा। जब मुझे
राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा हुई तो मैंने 6 तारीख को राजनीतिक दल की साधारण सदस्यता से और जो पद मेरे पास थे उन सब पदों से और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और 11 जुलाई को यहाँ आकर के 2021 में राज्यपाल का दायित्व स्वीकार सर किया। बहुत प्रेरणादायक है आपके ये प्रसंग और ये दर्शाते हैं कि अगर मंशा साफ हो और जनहित में आपकी सोच हो तो परिणाम ऐसा ही आता है जो आपका आया। सर आप लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, सदन के नेता रहे और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में तो आपने कीर्तिमान ही कर दिया। लगातार 7 साल तक ये मंत्रालय संभाला और जो आपके किए गए कार्य थे उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की दिशा में जो आपकी कोशिशें थीं, आपके जो प्रयास थे, गिनीज बुक में वो दर्ज होना कितनी बड़ी उपलब्धि है और आपने कैसे उसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखी थी? मुझे नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट में लिया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का जिम्मा सौंपा। मैंने सहर्ष खुशी खुशी इस विभाग को जीवंत बनाया, सक्रिय बनाया और एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिया। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति बनाई, वयोश्री योजना बनाई, फिर ट्रांसजेंडर के लिए एक्ट बनाया, दिव्यांगजनों के लिए नया एक्ट बनाया। पहले वाले एक्ट में 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, हमने जो बनाया उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गई और उसके कारण से जितने भी दिव्यांग जितने प्रकार के रहे और हैं उन सबको राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा। जैसे मेरे इस विभाग का दायित्व संभाला तो ये महसूस किया और नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि दिव्यांगजन भी समाज का अभिन्न अंग है, इसको नज़रअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास संभव नहीं है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। तो हमने उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। जैसे जो चल नहीं सकता था, खड़ा ही नहीं हो सकता था, ऐसे दिव्यांगों को चलने के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल देना चालू, जो मोटर से चलती है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बैटरी इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है। 40-45 किलोमीटर चलने के बाद फिर से एक बार चार्ज करना होता है। वो मोटराइज ट्राईसाइकिल देकर के 10,000 से ज़्यादा लोगों को चलना सहज करा दिया। और चलना ही नहीं तो यूँ कहो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ लगाने लगे और उसके पीछे एक बक्सा रखा, कोई पेपर बांटने का काम कर रहा था, कोई दूध बांटने का काम कर रहा था। इस प्रकार के छोटे मोटे कोई आइटम लेकर के गांव गली में बिक्रा करके, यानी आपने हाथों में रोजगार भी दिया। हाँ, वो स्वयं कमाने लगे। और मेरे कार्यकाल के रहते हुए लगभग 25 लाख इस प्रकार के दिव्यांगों को हमने उपकरण उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा करके सशक्त करने का काम किया और 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। क्या बात है सर। मेरे कार्यकाल में 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और मैं 3 देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गया। तो हमारे द्वारा बनाए गए एक्ट की प्रशंसा विश्व के कई देशों ने की और एक्ट की कॉपी हमसे ली और बोला कि आपने जो एक्ट बनाया है दिव्यांगों के लिए वो बहुत सही और अच्छा है,
इस प्रकार से हमने विभाग को जीवंत बनाया और विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जी बिल्कुल। सर, एक मंत्री के रूप में आपका कार्यकाल, लंबा कार्यकाल, लंबा अनुभव और आपके किए गए कार्य जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसकी गवाही देते हैं, आज भी याद किया जाता है उसको। और एक राज्यपाल के रूप में अब आपका अनुभव, दोनों में किस तरह का फ़र्क देखते हैं? मुझे जब राज्यपाल बनाने की स्वीकृति राष्ट्रपति जी ने दी तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और मेरी इच्छा भी थी कि विधायक रह गया, लोकसभा सदस्य हो गया, राज्यसभा सदस्य हो गया, राज्यसभा में सदन का नेता हो गया और केंद्रीय मंत्री भी हो गया, पर जीवन परिचय में ये राज्यपाल होना भी और जुड़ जाए तो मेरे लिए झुग्गी झोपड़ी से निकल कर के राजभवन तक पहुंचना ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और 11 जुलाई 2021 से यहाँ कार्यभार संभाला। अंतर केवल इतना महसूस हुआ कि पहले मैं एक विभाग का देश भर में काम देखता था, सभी राज्यों का में जाता था, और यहाँ आया तो यहाँ कर्नाटक सरकार के साथ समन्वय, संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके संपूर्ण कर्नाटक का एक गार्जियन की भूमिका, और हाँ, और एक हर विभागों का विकास और योजनाओं पर इम्प्लीमेंट कराने का काम करता हूँ। मुझे यहाँ राज्यपाल के दायित्व निर्वहन में भी बड़ी खुशी है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं करता हूँ। जब फाइलें आती है राज्य सरकार से, उसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ लगता है तो मैं उनको सुझाव देता हूँ और वो सुझाव के अनुरूप उसमें सुधार करके प्रस्तुत करते हैं और हम यहाँ उनको स्वीकृति देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सरकार में और राज्यपाल सेक्रेटरीट में समन्वय है, सद्भावना का वातावरण है, तो वो कर्नाटक में देखने को मिलता है। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा आपातकाल के दौरान जो घटा, जब आपको, शायद आप नेक काम कर रहे थे लेकिन आपको उस समय तहखाने में बंद किया गया और आपने उस दौरान अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी की। बहुत ही प्रेरणादायक है ये। एक तो मैं समझना चाहूँगी वो परिस्थितियाँ क्या थीं कि आपको जेल जाना पड़ा, और वो भी परिस्थितियाँ क्या थीं कि आपकी पढ़ाई जो छूटी हुई थी उसको आपको पूरा करना पड़ा। 25-26 जून की रात में 75 में देश में आपातकाल लगा दिया गया, और आपातकाल केवल इसलिए लगा दिया गया कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश में युवाओं को जागृति के लिए एक जबरदस्त आंदोलन देश हित में वो कर रहे थे। इसी बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। मर्यादा तो ये कहती थी कि अपने पद से त्यागपत्र दे प्रधानमंत्री जी, और बहुमत था उनका तो किसी और को बना देते, और उन्होंने ऐसा करने की बजाय देश में राष्ट्र आपातकाल लगा करके संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर दिया, प्रेस पर ताला लगा दिया, बोलने की अभिव्यक्ति छीन ली, और देशभक्त नेताओं को लाखों की संख्या में जेल में डाल दिया। इस कारण से सारे देश में उस आपातकाल के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, और सारे देश में 14 नवंबर 1975 से एक लाइन तय की है कि इसका विरोध करना है। तो चूंकि मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता था,
और संघ का पदाधिकारी था। हमको कहा गया कि उज्जैन में कार्तिक मेले का शुभारंभ करने के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती साहब आ रहे हैं, उनके सामने प्रदर्शन करवाना और नागदा में भी प्रदर्शन करना। तो मैं उस समय नगर कार्यवाह का दायित्व निभा रहा था, तो हमने नागदा में 5 लोगों से प्रदर्शन करवाया और 11 लोगों को उज्जैन में भेजा। तो वीडी जत्ती साहब जब कार्तिक मेले का शुभारंभ करने के लिए मेला प्रांगण की ओर जा रहे थे, तो वो 11 ही लोग उनकी गाड़ी के सामने कूद गए। वीडी जत्ती वापस जाओ, काला कानून वापस लो और मीसाबंदियों को रिहा करो, ये नारे लगाए। उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया। नागदा में जिन 5 लोगों ने प्रदर्शन किया था उनको अरेस्ट कर लिया और पता लगा कि ये प्रदर्शन हमारे निर्देशन में हुआ है। तो मुझे और एक जगदीश शर्मा हमारे युवा संघ के अध्यक्ष थे, हम दोनों को इस कारण से गिरफ्तार करके मीसा में बंद कर दिया। मैंने कष्ट भी बहुत उठाए, नौकरी छूट गई, 2 बार जेल में रहे, मीसा में रहे 54 दिन और नागदा गोलीकांड में जेल में रहे। जब छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का था, एक 3 साल का था, और वो जब पत्नी मिलने आती थी ना जेल में, बच्चे हमसे मिलने के लिए तरसते थे, पापा पापा बोलते, पुलिस वाले मिलने नहीं देते थे। ऐसे दिन भी देखे। पर वो दिन और आज वो पुलिस वालों को कुछ दे देते थे तो मिलने देते, और नहीं तो दूर 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 ऐसा करते थे। पर हम कभी ईमानदारी से अलग नहीं हटे, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करते रहे, उसका प्रतिफल आज हमको सुखद स्थिति में। जी, थावरचंद गहलोत जी, आपकी ज़िंदगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू, आपके अंदर छुपा हुआ वो लेखक जिसने कई पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे। विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका जो थी विधायिनी, उसमें आपने लिखा, साथ ही आपने शोषित वर्गों के लिए कई लेख लिखे। ये लेखन में रुचि आपकी कैसे जागृत हुई, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मध्य प्रदेश विधानसभा की उस समय विधायिनी त्रैमासिक पत्रिका छपती थी और उसके लिए सभी विधायकों को सर्कुलर आता था। वो विषय तय कर देते थे, कहीं संसदीय प्रणाली तो समिति प्रणाली तो ये ऐसा सब, तो किसी न किसी विषय पर आप लेख लिखो ऐसा अपेक्षा करके पत्र भेजा जाता। तो मैंने हर समय विधायिनी में कोई न कोई विषय लेकर के लेख लिखे। वो लेख संपादक मंडल को पसंद आते थे और वो उसमें छपते थे, और उसके कारण भी मेरी प्रसिद्धि बढ़ी और वो लेख जो पढ़ते थे मुझे बधाई देते थे और उसके कारण मुझे और प्रेरणा मिलती थी। फिर मैं समाज के लिए भी लिखता था। मैं गरीब, शोषित, पीड़ित समाज का, अनुसूचित जाति वर्ग का के समाज में पैदा हुआ। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता और ये सब थे। तो हमने 65-66 में भलाई महासंघ बनाया था नागदा, और समाज के लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो रूढ़िवादिता छोड़ने के लिए और शिक्षित बनने के लिए, संगठित बनने के लिए, परिश्रम करके कमाने की दृष्टि से, अपना स्तर सुधारने की दृष्टि से अनेक बार पेम्पलेट के माध्यम से हम लिख करके मोटिवेट करते थे, और उसके कारण हम ये प्रेरणा देने में सफल होते थे कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो आगे बढ़ चुके हैं
उनकी बराबरी में अगर अगर हमको जाना है तो वो जिस चाल से चल रहे हैं उससे दुगनी चाल हमको तेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप के लेख लिख करके प्रेरित करने का काम करते थे। 5 दशक पहले आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब की राजनीति और अब की राजनीति, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखो, तब की राजनीति, पहले तो देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयासरत थे। देश में आज़ादी मिल गई तो देश के विकास की दृष्टि से प्रयास हुए। आज़ादी से लेकर के आज तक पीढ़ी का अंतर आ गया और आज देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोकतंत्र में देश और समाज का विकास छिपा हुआ है। लोगों को ये जागृति आई है, समझ आई है कि लोकतंत्र को मजबूत करना सामाजिक दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो लोगों का रुझान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रति आगे बढ़ा है। ये अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। आपने तो वो दौर भी देखा है जब कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितना संघर्ष किया गया, और अब देखिए सब कहते हैं साच को आच नहीं, और साक्षियों ने सत्य को सिद्ध किया। आपकी क्या इस पे टिप्पणी? आडवाणी जी ने जब सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर निर्माण के अभियान को लेकर के, उसमें मैं उनकी रथ यात्रा में देवास से शाजापुर तक उनके साथ रहा और मुझे उस समय भी खुशी होती थी और जिज्ञासा जागृत होती थी कि आखिर बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाई, तो हिंदुस्तान में राम मंदिर की उसी स्थान पर स्थापना होनी चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। और अब वो साकार हो गया है। और हम भी प्रयासरत रहे, हमने समाज में जागृति लाने का भी काम किया और धीरे धीरे ऐसा वातावरण बन गया और उस वातावरण के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सर्वानुमति से ये फैसला दिया कि जिस स्थान पर राम मंदिर को खंडित करके बाबरी मस्जिद बनाई थी वही राम जन्मभूमि है और उसी स्थान पर ट्रस्ट बना करके मंदिर बनवाने की कार्रवाई की जाए। और आज सारा देश और दुनिया राम मंदिर बनने का इंतजार करती थी, वो पूरा हुआ। राम जी विराजमान हो गए। मैं राम मंदिर निर्माण कर्ताओं को, जिसने भी इसमें सहभागिता निभाई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। थावरचंद गहलोत जी, आपका जो पूरा जीवन है और इस जीवन से निकली जो प्रेरणा है, खासकर आज के युवाओं के लिए जो राजनीति में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक की भूमिका, मुझे लगता है आपसे जो बातें हुई हैं वो करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, आपने एक अच्छा अवसर दिया। थैंक यू सो मच सर।